सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर एक छोटा सा परिचय दें अपने बारे में और आज हम कहाँ पे काम आए हुए हैं इसके बारे में बताएं। मेरा नाम है जालिंदर राव। मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से फकराबाद तालुका जामखेड़ में रहता हूँ। मैं खुद किसान हूँ। मैंने न्यू लिप डायनेमिक कंपनी से एक ग्रीन चिल का कोल्ड स्टोरेज लगाया, सेटअप लगाया है। ये सेटअप की खासियत ऐसी है, इस सेटअप की खासियत ऐसी है, ये सेटअप में ऑर्गेनिक बायोगैस से जनरेट करता हूँ। इससे बिजली की जरूरत नहीं है। हम रूरल में रहते हैं, रूरल के वास्ते हमारे यहाँ खाली 8 घंटे बिजली रहती है। 8 घंटे में भी बिजली में आती है तो बहुत दिक्कत आती है। बिजली की दिक्कत से वजह मैंने सोलर प्लांट लगाया है। इससे मेरा मुनाफा ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो बहुत महंगा होता है। इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत भी है, बिल भी बड़ा महंगा होता है। एक बार सोलर लगाओ तो 25 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं, 25 साल मेरा खर्चा भी नहीं। देखो मैं अभी इस कूलिंग सिस्टम को कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ। मेरे पास एक 20 टन मैट्रिक का यूनिट है। ये 20 टन यूनिट से मैं पिछले 3 महीने से जब रेट कम होते, रेट गिर जाते, 10 रुपए 8 रुपए के रेट जाते, इससे मैं किसानों को माल खरीद करता। मैं इंदापुर एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से माध्यम से बहुत इधर के जो किसान है 300 किसानों को इकट्ठा करके उनको माल में हमारे यहाँ नींबू की खेती होती है। नींबू का बहुत इलाका है। नींबू में जब रेट गिर जाने के बाद मैं ये माल खरीद करता हूँ और यहाँ से जो देखा है कैरेट में क्लीन करके अच्छा करके क्लीन करके रखता हूँ। जो माल की क्वालिटी है, जैसा माल मैंने रखा वैसा माल करीबन 1 महीना से कम पीला हुआ गला हुआ जो माल है तो 1 महीना चलता है। अच्छा जो हरा माल है ऐसा माल 2.5 महीना तक चलता है। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटे तौर पे बात यह है कि जब सर्दियों में सर को प्राइस कम मिलता है, जब नींबू का रेट बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल कम गिर जाता है 8 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, तब सर इसमें स्टोर करके रख लेते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन नींबू स्टोर इसमें आसानी से हो जाता है। तो जो नींबू की क्वालिटी है आप देखिए वैसे का वैसा मेंटेन है। ये देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। सर इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है? 8 to 10 कम से कम 8 टेम्परेचर और ज्यादा 12 टेम्परेचर है। ये क्या है, ये बायोमास से चलने की वजह से और ये सोलर से जो वजह से जब ग्रैनी प्रॉमिस भूल गई सॉफ्ट इडली क्रिस्पी डोसा चाइनीज स्पेशल दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद 1 घंटे में करीबन 8 साढ़े 8 बजे से मशीन चालू स्टार्ट करना होता है। आज 8:30 बजे चला तो शाम को 5-6 बजे से मशीन बंद करी, कोई दिक्कत नहीं। रात को खाली जो एग्जॉस्ट फैन दिखाई रही है ना, एग्जॉस्ट फैन से ऑपरेट करता है, खाली टेम्परेचर मीटर रहता है। ये मशीन की खासियत ऐसी है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली चालू होती है। जब टेम्परेचर 8 तक आता है तो मशीन स्लिप मोड में जाती है। मुझे लकड़ी डालनी है, बायोमास डालना है, वो बायोमास की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा दिन में कुल मिलाकर मुझे 50 kg से 200 kg तक जब मैं 20 टन माल रखा तो मुझे ज्यादा 100 kg तक बायोमास की जरूरत पड़ती है। जब मेरा माल 10 टन हुए, मेरा माल 5 टन हुए तो मेरे 30 kg 40 kg तक भी चलता है। खर्चा बहुत कम है, खर्चा से मुनाफा ज्यादा है। अब मैंने ये 26 जनवरी में 1 महीने का चलता है। सर आप ये भी बताएंगे इसका पता कैसे चलता है कि ये माल कब का है? ये QR कोड का क्या सिस्टम है? एक कंपनी का न्यूलिप कंपनी का एक QR कोड है। QR कोड से आप कब अंदर गए, कितने टाइम से अंदर गए, कब अंदर रखे, ये मुझे निकालने से मोबाइल से मैं एक ऐप है, मैं मोबाइल से ऐप देखकर मैं जब मुझे बाहर निकलना है तो मुझे पता चलता है QR कोड से कि माल मैंने कब अंदर निकला, कितने दिन का हुआ, कैसे रखा, उससे मुझे पता चलता है कि इस दिन में बोलो। सुनो एक बार एक उदाहरण के तौर पे 26 जनवरी का माल है, 26 जनवरी का रेट क्या चला था 70 रुपीज पर केजी। आज का रेट क्या है मेरा 70 kg, मुझे 5% मुझे 5 टाइम दुगना बढ़ गया। मुझे जब इसका वेस्टेज
मेरा खर्चा निकाल कर मैं ये जो मुनाफा मिलता है मुनाफा मैं खुद किसानों का बांट देता है। ये मेरे हिसाब से ये क्या है जब पैसा की जरूरत पड़ती है तो माल में निकाल सकता हूँ, किसानों को बढ़ा देता हूँ, और जब रेट गिर जाने के बाद मैं कलेक्ट करता हूँ, और जब रेट बढ़ते आगे 15 दिन में 100 क्रॉस करेगा, मैं 10 का 100 यानी 90% मुनाफा मुझे मिल सकता है। मैंने अभी मेरे पास मैं साइकिल चलाता हूँ, हर दिन में क्या करता हूँ 500 किलो माल अंदर रखता हूँ, मैं बाहर निकालता हूँ। साइकिल क्यों कि एक बार भरा तो मुझे दिक्कत आ सकती है, और रेट मुझे मुनाफा मिलने में फायदा मिलने में थोड़ी परेशानी आती है। इसके लिए हर दिन मेरा क्या है, हर दिन किसान मान लेते हैं, किसानों को तो सर्विस हर दिन देना चाहिए, उनका माल हर दिन आता है, हर दिन का रखना चाहिए। इसी के वास्ते में हर दिन 500 किलो माल अंदर रखता है, 500 किलो माल बाहर करता है। करीबन एक महीने में करीबन से 1.5 से 2 लाख का मुनाफा मुझे मिलता है। 5-6 महीने में काम किया तो इसमें मुझे 6 से 7 लाख का मुनाफा बिल्कुल मिल सकता है। एक महीने में सर कितना मुनाफा हो जाता है? 1.5 लाख कम से कम खर्चा पकड़कर। मेरा कॉर्पोरेट सिस्टम है, बायोमास है, मैन पावर है, कलेक्शन सेंटर में जो आदमी लगते हैं उसको कलेक्शन सेंटर का मैन पावर का खर्चा है, सब कुल मिल पकड़ के मैं 1.5 लाख तक मुनाफा हर महीने में बढ़ता हूँ। तो सर मेरा एक सवाल ये है, इसमें टेम्परेचर हम कितने से कितना सेट कर सकते हैं? 2 से 25 डिग्री तक बताया गया। ये क्या है, ये नींबू है, अलग अलग फल का अलग अलग सब्जी का अलग अलग टेम्परेचर है। लेमन का है, नींबू के लिए कम से कम 8 टेम्परेचर तो ज्यादा 8 से 12 टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर जब कम आता है तो मशीन ऑटोमेटिक स्लीप मोड में जाती है। मैं करीबन 40-30 मिनट्स मुझे जो मैं मशीन दिन भर 8 घंटे चलाऊं तो उसमें 4 घंटे स्लीप मोड में जाती है। 4 घंटे में बायोमास जब मशीन स्लीप मोड में जाती है तो बायोमास डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बायोमास डालने का ग्रैनी प्रॉमिस भूल गई, सॉफ्ट इडली। व्हिडिओ दाखवण्याचा उद्देश हाच होता की त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ओव्हरऑल कन्सेप्ट लक्षात आली पाहिजे। आता त्याच्यामध्ये जवळजवळ 40 ते 50% आयडिया आहे की प्रोजेक्ट काय। हा जो आपला व्हिडिओ होता एक लिंबमध्ये जामखेडमधले त्यांनी 20 टनाचं कोल्ड रूम वगैरे ते वापरतात त्याच्यामध्ये। अजून 20 टनाचा सेटअप होता, त्यांनी जसं की ते पूर्ण प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर केलेलं आहे, शेड वगैरे त्याच्यामध्ये कोल्ड रूम वगैरे ठेवले, आणि त्यांच्याकडे सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी सुद्धा नाही आहे, 3 फेज तर नाहीच आहे। तर त्यांनी ते 4 सोलरचे पॅनलवरती ठेवलेले होते, बघितले असते तर ते 1 किलोवॅटची जी कॅपॅसिटी आपल्याला त्यासाठी त्यांनी त्या सोलरवरती त्या पॅनलवरती ते आपले जे काही कंट्रोल पॅनल वगैरे तो आणि पंप लागतात आपल्या शेकिंग फिडिंग पंप वगैरे, आणि इव्हापोरेटरला लागणारी जी लाईट आहे ती सिंगल फेज त्यासाठी फक्त ते पॅनल टाकलेले, म्हणजे ते कसलीच इलेक्ट्रिसिटी नाही तिथे आपण हा प्रोजेक्ट करू शकतो। फक्त ते सोलर पॅनलवर तेवढं लागणार आपल्याला। तर हा जो आपला प्रोजेक्ट आहे हा बायोमास पॉवर कोल्ड रूम आपण म्हणतो। याच्यामध्ये तर आपण जे काही जैविक इंधन आहे की आपलं भुसा असेल, लाकडाची खुटे असेल, मक्याची हे असेल, ते या प्रकारचा कुठलाही कचरा असेल तर त्याच्यावरती आपण गरम पाणी करून ते टेक्नॉलॉजी आपण डेव्हलप केलेली आहे। तर हे तंत्रज्ञान काय जनरली थोडक्यात सांगतो, आपण जास्त टेक्निकली सांगणार नाही ते याच्यामध्ये, कारण आता आपण एक इकडून ॲग्री रेसिड्यू किंवा बायोमास वगैरे घेतो ते त्या व्हिडिओमध्ये एक साईडनं आपल्याला टाकणार दिसत होतं, पण आपण एक होपर पण दिसत होता पलीकडे, त्या होपरमध्ये आपण ते बायोमास टाकतो। तर बायोमास कुठल्याही प्रकारचं असेल, छोट्या साईज मशीन असेल तर आपण ते ऑटोमॅटिकली ऑटोमॅटिक फिडिंग होते। फिडिंग म्हणजे त्याला घास तो ऑटोमॅटिक भरला जातो, आणि ते 1 दिवसाला 100 किलो टाकलं की दिवसाचं एक आपल्याला पूर्ण टेम्परेचर मेंटेन होतं। परत दुसऱ्या दिवशी आपल्याला 100 टन लोड करावं लागतं, तर ते 100 किलो येस। तर काही रेव्हेन्यूला आपल्याला 50 ते 60 किलोच लागतं, टेम्परेचर नुसार आहे ते वेगवेगळे। तर
तर त्याच्यानंतर ते फिडिंग केल्यानंतर ते जातं आपल्या फर्नेस आहे. फर्नेसमध्ये ते बॉयलर आहे, छोटासा बॉयलर असतो, त्याच्यामध्ये शेल ट्यूब वगैरे असतात आणि गरम पण त्याच्यामध्ये 120 लिटर पाणी फिलअप केलेलं असतं आहे. ते पाणी रिसायकल होतं, तर ते पाणी गरम होतं. 120 डिग्री सेल्सिअस पाण्याचं टेम्परेचर झालं की आपलं युनिट चालू होतं असं. आणि ते गरम झालेलं पाणी कंप्रेसरमध्ये अमोनियाला जाऊन ते कंप्रेस करतं आणि तो अमोनिया हा चिलिंग म्हणून तो एक्सपान्शन वॉल मार्फत आपण रूमला चिलिंग करतो. याच्यामध्ये आपण 2 ते 25 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर सेट करू शकतो कुठल्याही आवश्यक. नेक्स्ट, तर याचा वापर आपण एक जनरली बघितला तर पहिला जो आहे प्री कुलिंग म्हणून या युनिटचा वापर करतो. प्री कुलिंग म्हणजे काय? आता कुठल्याही फळ भाजीपाला वगैरे ठेवायचं जास्त दिवस ठेवायचं आपल्याला प्री कुलिंग आवश्यक असते. प्री कुलिंग म्हणजे जेव्हा शेतातून काढलेला माल आहे त्याच्यामध्ये उष्णता असते, ती उष्णता आपल्याला एका पटकन कालावधीमध्ये 2-3 तास किंवा 5 ते 6 तास त्या कालावधीमध्ये आपल्याला 30 ते 35 डिग्री उष्णता असते, जी की नॉर्मल आपले टेम्परेचर आपल्याला 10 डिग्री पर्यंत आणायचं असतं. ते तेवढंच आणलं कमी केलं की म्हणजे त्याची शेल्फ लाईफ वाढते, टिकवण क्षमता वाढते. जर कुठलं गरम आणून डायरेक्ट आपण ठेवलं तर ते पटकन खराब होतात. तर त्यासाठी प्री कुलिंग म्हणून आपण एक 5 टन पर डे कपॅसिटीचा प्री कुलिंग या युनिटमध्ये करू शकतो. त्यानंतर जो वापर आहे कोल्ड स्टोरेजचा, तर कोल्ड स्टोरेजमध्ये जो आहे आपण साठवणुकीसाठी 2 ते 25 डिग्री सेल्सिअसला आपण ह्या युनिटचा वापर करू शकतो. आणि तिसरा महत्त्वाचा म्हणजे आपण पिकवण्यासाठी, रॅपेनिंग करण्यासाठी केळी, आंबा वगैरे, आता रॅपेनिंगवर आता बरंच माहिती झाली. आपण बऱ्याच ठिकाणी आपल्या केळीसाठी वगैरे युनिट वापरलेले दिलेले आहेत. 6 दिवसाची रॅपेनिंग सायकल वगैरे केले, नैसर्गिक पद्धतीनं केळी पिकवली जाते. हे सगळे आम्ही ऑलरेडी केस स्टडी झालेले आहेत त्याच्यामध्ये. तर त्यानंतर एक आपला ॲडिशनल एक फायदा आहे, ज्यावेळेस आपल्या या युनिटमध्ये जर आपल्याला कुलिंगचं काम नसेल कोल्ड स्टोरेजचं, तर आपण एक डिहायड्रेशन करू शकतो, ड्रायिंग. हे वाळवणीसाठी याचा वापर आहे. जसं की ज्यावेळेस तुमच्याकडे भाजीपाला वगैरे किंवा काही ठेवायचंच नाही आहे तुम्हाला, पण ड्रायिंग करायची, जसं की भाजीपाला स्लाइस करून ड्राय करायचा आहे, मोरिंगा पावडर आहे, तर त्यावेळी आपण 250 ते 500 किलो पर्यंतची एक सायकल, एक 7-8 तासाची सायकल ड्रायिंग करू शकतो पूर्णपणे. आणि त्याची परत आपण ड्राय फॉर्ममध्ये किंवा पावडर फॉर्ममध्ये ते नंतर आपण ते विकू शकतो. तर या युनिटमध्ये आपला जनरली कुठल्याही कोल्ड रूममध्ये बघितलं तर ड्रायिंग हा फॅसिलिटी दिला जात नाही. आपण इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर आहे ते आपण 55 ते 60 डिग्री वाढवून त्याच्यामध्ये वाळवणी केली जाते. त्यामध्ये रॅक वगैरे आपण टाकून वगैरे ही ड्रायिंग करतो. या डिहायड्रेशनवर थोडंसं सांगाल, म्हणजे याचे काय उपयोग होतील, कोणत्या लेवलपर्यंत डिहायड्रेट करते, कसं वापरू शकतो, किती पर्सेंट पर्यंत हे डिहायड्रेशन आपण जेव्हा आपण 800 किलो करू त्यावेळेस त्याचं मॉइश्चर 90% मॉइश्चरच असतो कुठल्या ह्याच्यात, तर 10% त्याचा आउटपुट मिळणार आपल्याला. 800 किलो गेलं 50 किलो आपल्याला वाळलेलं फॉर्ममध्ये तेवढं मिळणार. एका सायकलमध्ये आपण 50 किलो मोरिंगा पावडर वगैरे आपण करू शकतो. आता आपण एक कॅल्क्युलेशन्स वगैरे केलेले आहेत मोरिंगा पावडरचे केस स्टडीचे, ते वगैरे आपण बघूया. म्हणजे ते पूर्ण पाणी काढून पूर्ण ड्राय 90% मॉइश्चर रिमूव्ह केलं जातं. आणि किती वेळ लागतो त्याला? 7 ते 8 तास. आपण दिवसाला एक जनरली 3 सायकल करू शकतो, एक 6 ते 7 तासाची किंवा 2 केल्या. आपण महिन्यामध्ये 50 सायकल जरी केलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगलं प्रॉफिट कमवण्याची संधी आहे. आपण कॅल्क्युलेशन केलेले आहे. नेक्स्ट, तर आता कोल्ड स्टोरेजचं काय प्रॉब्लेम आहे? आपण कोल्ड स्टोरेज का पाहिजे? सरांनी कसं एक प्रस्तावनेमध्ये सांगितलं, ग्रामीण भागामध्ये काय शेतकऱ्यांकडे गरज काय, कारण बार्गेनिंग पॉवर नाही राहत शेतकऱ्यांकडे. जेव्हा आता जसं की ज्यावेळेस संत्री निघेल किंवा मोसंबी निघेल, लिंबू निघेल, त्यावेळेस आपल्याला आहे त्या भावामध्ये आपल्याला माल द्यावा लागतो. तर ती आपली एक बार्गेनिंग पॉवर, होल्डिंग क्षमता नसल्यामुळे आपल्याला पडत्या भावात माल विकावा लागतो. त्यामुळे आपल्याला शेतावरतीच कोल्ड स्टोरेज असायला पाहिजे. ही एक ग्रामीण भागामध्ये मोठी समस्या आहे. त्यानंतर दूर असेल तर त्याचा वाहतुकीचा खर्च ऑलरेडी जास्त आहे. आपल्याला शहरामध्ये वगैरे घेऊन जाणं, त्याचं भाडं देणं मोठ्या खर्चावरती, आणि त्याच्यामुळे जास्त प्रमाणात लॉस पण होतो आपल्याला. जेव्हा होल्डिंग आपली
आपल्याकडे सध्या नाही आहे, कारण कोल्ड स्टोरेज नसल्यामुळे. आणि जर आपण इलेक्ट्रिकल कोल्ड स्टोरेज वगैरे असेल तर त्यावरती काय आहे की ग्रँट वगैरे सबसिडीचा अभाव आहे. इथे आपण आपल्याला एक सबसिडीमध्ये आपण हे काय कारण ग्रीन एनर्जी आपण प्रमोट करतो, हरित ऊर्जा, रिन्युएबल एनर्जी, ज्याला की शासन पुरस्कृत आहे. आणि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपण जर बघितलं तर पारंपरिक जे कोल्ड स्टोरेज आहे इलेक्ट्रिसिटीवरती आपण त्याच्यामध्ये त्याला आपल्याला पूर्ण लाईटवरती अवेलेबल राहावं लागतं. आता आपल्याला माहिती आहे 8 तास 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी असते जनरली ग्रामीण भागामध्ये, बाकी सिंगल फेज येते. मग त्यामुळे परत बाकीच्या वेळेत काय करायचं दिवसात, तर तो एक प्रश्न असतो. आणि 3 फेजचा नसेल तर मग डीजी सेट वगैरे आपल्याला वापरावा लागतो, त्याचा वेगळा खर्च आहे. तर यावरती एक सोल्युशन म्हणून आपण हे बायोमासवरती चालणारं कोल्ड स्टोरेज आहे जो की पूर्ण इंडिपेंडंट आहे, पूर्ण इलेक्ट्रिसिटी शिवाय आपण ते चालू शकतो, ते आपण सोल्युशन न्यूक्लियरद्वारे आणलेलं आहे. नेक्स्ट तर आपण हे एक मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज म्हणतो आपण याला. मल्टीपर्पज का म्हणतो की याचा वापर आपण प्री कुलिंगसाठी करतो, कोल्ड स्टोरेज म्हणून फळ भाजीपाला स्टोअर करण्यासाठी याचा वापर होतो. त्यानंतर रॅपेनिंग चेंबर म्हणूनही होतो. ज्यावेळेस रॅपेनिंग करायला असेल फक्त आपण त्याला 2 चेंबर पार्टिशन करून घेतो. त्यानंतर जे की डिहायड्रेशनसाठी नैसर्गिक डिहायड्रेशनही आपण करू शकतो. तर यामुळे याला आपण बहुउद्देशीय म्हणतो. तर आपला जो प्रोजेक्ट आहे आपण याची कॅपॅसिटी 20 मेट्रिक टनची आहे जे बायोगॅसवरती आपण देतो. आणि त्यानंतर 200 मेट्रिक टनचा याचा 5 पटीने मोठा प्रोजेक्ट आहे. सेम प्रिन्सिपल असेल 5 पटीने मोठे. आणि याच्यामध्ये तापमान आपण 2 डिग्री पासून 25 डिग्री प्लस मध्ये करतो. आपण स्टोरेजसाठी मायनस मध्ये आपण सजेस्ट करत नाही बायोगॅसवरती, जे की आता इन्क्वायरी कोणी विचारलं फ्रोझनसाठी वगैरे, अजून तर आपण फ्रोझनसाठी वगैरे रिकमेंड करत नाही. आणि याची ते ह्युमिडिटी आहे, आर्द्रता वगैरे आपण 65 ते 95 पर्यंत याच्यामध्ये मेंटेन करू शकतो. याचा फायदा काय आहे, मेन म्हणजे आपली इलेक्ट्रिसिटीची बचत होते, जे की 90% इलेक्ट्रिसिटीची बचत होते. आता आपला हा जो 20 टनाचा प्रोजेक्ट आहे, 20 टन असेल त्याला आपण 4 TRचं रेफ्रिजरेशन कॅपॅसिटी म्हणतो. या सेम प्रोजेक्टला आपल्याला जर इलेक्ट्रिसिटीवर चालवायचं असेल तर त्याला अशी 7 ते 8 युनिट लागतात. आणि आपण जो चालतो आपला सिंगल फेजचा इलेक्ट्रिसिटीचा खर्च आहे तो अर्धा ते पाऊण युनिट आपल्याला पर ताशी लागतो. म्हणजे 90% इलेक्ट्रिसिटी कमी लागते आपल्याला पूर्ण प्रोजेक्ट. जो मेंटेनन्स असेल आपला खर्च तो बायोमास. बायोमास जर आपल्या शेताचा असेल तर त्यांना खर्च नाही. जर आपण बाहेरून घेतला तर 4 ते 5 रुपये किलो आपण उपलब्ध करून देतो. आपली सप्लाय चेन पण आहे बायोमासची. आणि 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जर जिथे असेल तिथे आपल्याला माहिती आहे की डीजी सेट आला, त्याचा एक्स्ट्रा खर्च आला, ते कार्बन एमिशन वगैरे करणं आपल्याला पोल्युशन होतं, ते गोष्टी वेगळ्या शक्यतो आपण ते काय पाहत नाही बाहेर घेऊन. आणि याच्यामध्ये आपण कुलिंग क्षमता वगैरे प्रिकुलिंग वगैरे आपण कम्पेअर केलं तर आपल्याला 5 टन प्रिकुलिंग करता येते, जे की काही बाकीच्या कमी प्रमाणात करता येते. याच्यामध्ये आपण IoT डिव्हाइस दिलेले आहे, जे की आपण IoT डिव्हाइस मोबाईलवरती लॅपटॉपवरती कंट्रोल करू शकतो सगळं टेम्परेचर वगैरे या गोष्टी. नेक्स्ट आणि बायोमासचं जे तुझा मी दिलंय तुम्हाला, काय काय बायोमास वापरू शकतो आपण. भुसा पेंडा वगैरे असेल शेतातलं, डाळिंब कुट्टी असेल वगैरे, किंवा पराठी असेल वेगवेगळे. त्यानंतर प्रोसेसमध्ये ब्रिकेट पॅलेट वगैरे या प्रकारचे पण बायोमास आपण वापरू शकतो. तर न्यूलिप डायनामिक टेक्नॉलॉजी कंपनी काय काय करते, आता आपण फक्त कोल्ड स्टोरेज वगैरे फक्त विकत नाही शेतकऱ्यांना. तर या ठिकाणी आपण पहिलं जे काम करतो, आपण त्यांना विकल्यानंतर इन्स्टॉलेशन वगैरे आणि ट्रेनिंग, पूर्णपणे ट्रेनिंग देतो त्यांना, कसं चालवायचं वगैरे काय त्याच्यामध्ये. त्यानंतर PHM सपोर्ट होतो. PHM सपोर्ट म्हणजे आता सरांनी सांगितलं PHM पोस्ट हार्वेस्ट नंतर ते ठेवायचं किती डिग्रीला ठेवायचं, त्याला ट्रीटमेंट कुठली
कुठली ठेवायची, कुठल्या केमिकलमध्ये बुडवून पाणी, त्याच्यामुळे त्याची लाईफ कशी वाढवता येईल, त्यासाठी आमची PHM पोस्ट हार्वेस्ट स्कीम ती गायडन्स करते शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावरती. त्यानंतर त्यांना पूर्णपणे प्रशिक्षण दिलं जातं कशा प्रकारे ठेवायचं. त्यानंतर ट्रेनिंग सपोर्ट केला जातो. तसेच आपण यामध्ये आपण काही जसं की आता सुगम आहे कायनेटिक CSR फंडिंग कंपनी, त्यांच्या मार्फत आपण सीकर फायनान्स म्हणून कंपनी आहे, फायनान्स कंपनी, त्यांच्याकडून आपण लोन सुविधा उपलब्ध करून देतो. त्यासाठी पण इंटरनली आम्ही कंपनीकडून सपोर्ट केला जातो पूर्णपणे. त्यानंतर मेन जो विषय आहे की आता बायोमास बऱ्याचशा जणांना जर उपलब्ध नसेल तर प्रश्न काय पडतो, तर बायोमास जे कॉन्टॅक्ट घरपोच आपल्याला बायोमास मिळेल, हे आपल्याकडे सप्लाय चेन लिंक आहे, त्यांचे आपण कॉन्टॅक्ट्स वगैरे प्रोव्हाइड करतो आणि रेट कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे करून घरी तुम्हाला बायोमास मिळेल, त्याचा तो पण आपण त्याची मदत करतो. आपलं आता प्रोडक्ट पोर्टफोलिओ आहे, आता जे मी सांगितलं आपण ग्रीन चिल GC400 म्हणून रेट आहे, 20 टन कॅपॅसिटी आहे, त्या 4TR म्हणतो आपण त्याला. तर बायोमासचा वापर त्याला 8 ते 10 किलो एक तासाला लागतो, म्हणजे अंदाजे 80 ते 100 किलो आपल्याला पूर्ण 24 तास आपलं मशीन चालत नाही, कारण त्याच्यामध्ये कसं आपलं मध्ये मशीन स्लीप मोडवरती जातं, 12 ते 14 तास मशीन चालतं. जसं की एकदा त्या 120 डिग्री पाण्याचं टेम्परेचर झालं आणि आपण सेट केलेलं टेम्परेचर मेंटेन झालं, समजा 8 डिग्री सेल्सिअस मेंटेन केलं आपण लिंबासाठी, तर ते त्यानंतर मशीन स्लीप मोडवरती जातं. ज्यावेळेस परत ते अर्धा एक तासानं परत ते चालू होतं, ते वेपर ॲब्सॉर्प्शन सायकल चालू राहते. त्यामुळे त्याचं बायोमास कन्झम्पशन 24 तास लागत नाही. नंतर तो विजेचा वापर आपण अर्धा युनिट आपल्याला लागतं, मी सांगितलं सर की सेम जर ग्रीड वापरलं तर त्याला 7 ते 8 युनिट आपल्याला लागतं. वर्षाला जर बघितलं टोटल इलेक्ट्रिसिटी युनिटचं बिलाचं कॅल्क्युलेशन करून तर आपलं 3.5 ते 4 लाखापर्यंत आपली सेव्हिंग आहे याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीची. दुसरा याचा उपयोग तर ऑलरेडी सांगितलं. नेक्स्ट आता एक महत्त्वाचा प्रश्न की आपण वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल कोल्ड स्टोरेज आणि आपलं कोल्ड स्टोरेज फरक काय, आपण हेच का सजेस्ट करतो, याच्यामध्ये हा डिफरन्स आपण दिलेला आहे. जर आपण 20 टनाचा प्रोजेक्ट तुलना केली तर आपल्याला ज्या जो फरक काय तो बघा, इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला 8 युनिट आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीचे ह्या प्रोजेक्टला लागणार, आपल्याला 0.6 म्हणजे अर्धा युनिटच्या आसपास लागतात. 20 तासासाठी आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला 12 युनिट लागतात, त्यात 160 युनिट लागतात. आणि तो जो खर्च आहे इलेक्ट्रिकलचा आपला 1600 रुपये दिवसाचा आहे, आपला 120 रुपये आहे. आणि जो काय आपल्याला रोजचा चालू खर्च आहे तो आपल्याला दिवसाला जो 520 रुपये लागेल आपल्याला आपला ग्रीन चिल मशीनला. जर आणि तो सेम इलेक्ट्रिकल कोल्ड स्टोरेज असेल तर त्याला 1600 रुपये खर्च आहे. प्लस ज्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी नसेल त्यावेळेस DG सेट चालवावा लागेल, त्याचा तर वेगळाच खर्च आहे, तो आपण पकडलेला नाही याच्यामध्ये. आणि असा महिन्याला कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला 48,000 रुपये खर्च आहे इलेक्ट्रिकलचा, आपला 15,1600 रुपये खर्च आहे. त्यात आपण बायोमासचा खर्च पकडलेला आहे. बायोमास तर अशा प्रकारे वार्षिक जर बघितलं तर आपण 3.25 लाखापर्यंत सेव्हिंग होते. 4,80,000 त्यांचा खर्च आपला 1,56,000 1.5 लाखाच्या आसपास आपला खर्च आहे. मेन आपलं हेच आहे की आपण चालू खर्चामध्ये कमी खर्च कसा होईल शेतकऱ्यांना, परवडलं पाहिजे, हा उद्देश आपण. आता केळीचा भरपूर विषय झाला आतापर्यंत. जनरली आपण केळी रायपेनिंग करतो, त्याच्यामध्ये 6 दिवसाची सायकल असते. आपण 6 दिवसाची सायकल पूर्ण करतो, 7व्या दिवशी ती चांगल्या अशा प्रकारे पिकली जाते. डे वाईज आपण फोटो काढलेले आहेत त्याचे केळीचे. यामध्ये आपण पूर्ण नैसर्गिक पद्धतीने करतो, आपण कार्बाईड वगैरे काही वापरत नाही. आपण इथिलीन हा अप्रूव्ह गॅस आहे फक्त रायपेनिंगसाठी. इथिलीनचा स्प्रे दिला जातो, त्यावरती आपण एकदम नैसर्गिक पद्धतीने केळी पिकवायची ट्रीटमेंट आपण PHM टीम आमची गाईड करते पूर्णपणे. नेक्स्ट आता केळीचं आपण जर बघितलं तर या प्रकारे आपण 2 मॉडेल आहेत केळीमध्ये. आपल्याला केस स्टडीमध्ये कशा प्रकारे फायदा मिळालेला आहे आणि मिळू शकतो याच्यामध्ये.
जर रॅपेनिंग जर कोणाला करायचे असेल तर आपण 20 टनचं जे कोल्ड देतो 10-10 टनचे 2 चेंबर देतो. त्याच्यामध्ये 2 चेंबर का देतो की त्यांना सायकल मेंटेन करता येते. 6-6 टनची एक सायकल ते काढू शकतात. तर महिन्यामध्ये पूर्णपणे वापरलं पूर्ण दिवस तर 5 सायकल काढू शकतो आपण केळी 6 टनच्या. म्हणजे 30 टनाची आपण उलाढा याच्यामध्ये रॅपेनिंगची करू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला फक्त मार्केट वगैरे बाहेर पण म्हणजे खरेदीदार पण पाहिजे तेव्हा आपण ते करणार. तर आपलं आउटफ्लो आउटफ्लो पण चालू राहायला पाहिजे. अशा प्रकारे आपण कॅल्क्युलेशन केलेले आहे जे की महिन्याला आपण 1 लाखापर्यंत 60,000 ते 1 लाखापर्यंत ते 1.5 लाखापर्यंत आपण एक प्रॉफिट कमवलेला आहे त्याच्यामध्ये. आता रेट वगैरे आपण पकडले त्याच्यामध्ये खरेदीचा रेट वगैरे विक्रीचा रेट वार्षिक नेट प्रॉफिट आपण 3 लाखापासून ते 9 लाखापर्यंत सुद्धा आपण रॅपेनिंग मध्ये केलेलं. जर 6 महिने जरी आपण वापरलं युनिट 6 महिने तर आपण याच्यामध्ये मार्जिन एवढं पकडलेलं मिळतं. केस स्टडी म्हणजे ऍक्च्युअल फिगर जे काही शेतकऱ्यांनी वापरलेलं आहे आम्ही त्याच्या फिगर फक्त टाकलेले आहेत. नेक्स्ट म्हणजे शेतकरी तुम्ही दाखवू शकता आम्हाला तुम्हाला भेटायचं असलं तर लिंबामध्ये अशा प्रकारे आपण केसकडे आता जे व्हिडिओ बघितले ते लिंबाचे शेतकरी होते. त्यांनी तर लिंबामध्ये जर बघितलं त्यांनी 16,000 केजी 20 रुपयाला खरेदी केल्यानंतर त्यांनी आपण बायोमासचा खर्च पकडलेला आहे 6 रुपये किलो 5 ते 6 रुपये किलो प्रमाणे आपल्याला बायोमास मिळतं. मजुराचा खर्च पकडलेला आहे. त्याचा ऑपरेटिंग खर्च हा जवळजवळ पकडलेला आहे 460 युनिट आपल्याला लागतात. 10 रुपये प्रमाणे कॅल्क्युलेशन करून त्याच्यामध्ये आपण जनरली महिन्यामध्ये 2 ते 2.5 ते 3 लाखापर्यंत आपण प्रॉफिट लिंबामध्ये कमवलेलं आहे. आपले ते शेतकरी जे व्हिडिओमध्ये होते त्यांनी 1.5 लाखापर्यंत त्यांना फायदा झालेला आहे. आता याच्यामध्ये कसं आता आपण पकडला 20 रुपयाचाच गॅप पकडला आहे. जनरली कधी कधी 20चा 60 मिळतो किंवा 40 घेतल्यानंतर 80 मिळतो. 30-40 रुपयाचा आपण गॅप प्राइस फ्लक्च्युएशन होऊ शकतं. ह्याच्या आपण 20चं कॅल्क्युलेशन करून सुद्धा आपण प्रकारे चांगला नफा मिळू शकतो लिंबामध्ये. मोरिंगा मध्ये आपण डिहायड्रेशन करू शकतो. मोरिंगाचं कसं आहे आता आपण 400 ते 500 किलोचं एक बॅच सायकलमध्ये डिहायड्रेशन करू शकतो. दिवसाला आपण 7 ते 8 तासाची सायकल होते. 3 सायकल जरी केल्या आपण 3 गेल्या दिवसाला महिन्याला त्या 90 होते. पण आपण 50च पकडला कधी 2 कधी 1 पकडल्या तरी आपण याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन 50 सायकलमध्ये महिन्याला आपण 1.5 लाखापर्यंत जर खर्च झाला तर त्याच्यामध्ये आपण जर पावडर बनवली आपण पावडर पानं सुकलेली पानं फक्त ड्राय करून विकली तर त्याचे 1 लाखापर्यंत कमाई आहे. जर पावडर केली तर 1.5 लाखापर्यंत होऊ शकते. आणि जर टॅबलेट्स बनवल्या तर ते 4.5 लाख. आणि टॅबलेटचं 200 रुपयाला बॉटल येते 60 ग्रॅमची ती टॅबलेटची मोरिंगा. आपण 3 ऑप्शन आहे ते प्रोसेसिंग आता कोणाला पुढे काय करायचं ऑप्शन त्यावरती तो डिपेंड आहे. आपण याच्यामध्ये आपण 2,500 केजी 5 रुपयाला आपल्याला पाला वगैरे मोरिंगा पावडर मिळते. त्याच्यानंतर बायोमासचा खर्च आपल्याला 1,500 रुपयाला आपल्याला 4,500 ते 5,000चा बायोमास लागणार आहे. ऑपरेटिंग मजूर पकडला आपण 15,000 रुपये महिन्याप्रमाणे फक्त एक मजूर. आणि ऑपरेटिंग खर्च जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटीचा आहे तो 300 युनिट आपले कन्झ्युम होणार 3,000. तर हा 1.5 लाखापर्यंतचा खर्च आहे. आणि तोच मोरिंगा पावडर आपण बाजार भाव बघितला तर 110 रुपयाला आपल्याला पानं विकली जातात आणि पावडर असेल तर 150 रुपयापर्यंत विकली जाते. तर अशा प्रकारे आपले काही केसेस ऑलरेडी झालेले आहेत मोरिंगा पावडर. तर यामध्ये आपण काढणी पश्चात नंतर आपण काय काय पीएचएम गायडन्स देतो, कसं कोल्ड स्टोरेजमध्ये काय काय ठेवायला पाहिजे याची डिटेल दिलेली आहे ती आपण नेक्स्ट
केलेलं आहे की सुगम प्रोजेक्ट इंडस्ट्री कायनेटिक वगैरे फंडिंग वगैरे करा. त्यामध्ये आपण आता आपल्या प्रोजेक्टला वेगवेगळ्या स्कीमच्या अंडर आपण सबसिडाईज केलेलं आहे. त्यामध्ये ऑल इंडिया लेवलला PMFची स्कीम आहे, त्याच्या अंडर आपल्याला 35% सबसिडी मिळते. सेलिंग अमाऊंट एक 10 लाखापर्यंत आहे मॅक्सिमम. त्यानंतर आपल्यासाठी जर बघितली तर मॅग्नेट स्मार्ट कोबरा ही महाराष्ट्र शासनाची महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना मिळते 60% अनुदान आहे. त्याच्यानंतर जे काही बँककडून समोर EIF मधून आपल्याला लोनमध्ये कन्सेशन मिळतं, लोनमध्ये जे की ॲग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जे की इक्विपमेंटला बँक देते त्यामध्ये आपण एलिजिबल आहोत इक्विपमेंट. त्यानंतर MIDL ची 35% पण सबसिडी आहे जे की ऑल इंडिया लेवलला ती मिळते. बाकी ती ओडीसाठी त्याच्याशी आपल्याला काय. नेक्स्ट आता जो सुगम प्रोजेक्ट आहे आपण जे की आता इथून कायनेटिक एजन्सीकडून ऑर्गनाईज केलेलं आहे त्यांच्याकडून आपल्याला एक 35% सबसिडी मिळते. आणि या बाकीच्या गव्हर्नमेंट प्रोसेसपेक्षा ती एक आपली थोडी पटकन होणारी आणि क्विक प्रोसेस आहे. जसं की गव्हर्नमेंटला 2-3 महिन्यात कुठली सबसिडी येते, काही 5-6 महिने पण जातो मॅग्नेटमध्ये. तर इथे आपण हे एकदम चांगल्या प्रकारे प्रोजेक्टवर काम केलेलं आहे. आपण सुगम थ्रू आपण जास्त युनिट आपण इन्स्टॉलेशन केलेले आहे. तर यामध्ये आपल्याला 1 ते 3 वर्षापर्यंत कार्यरत असलेली कंपनी असेल तर आपण ते एलिजिबल होतं, पात्र होतो आपण सबसिडीसाठी. यामध्ये आपण एका प्राथमिक तपासणी म्हणजे आपण एक ॲप्लिकेशन फॉर्म सबमिट करून देतो शेतकऱ्यांचा. त्या फॉर्ममध्ये म्हणजे त्यांची माहिती असते की कुठलं पीक घेतात, कुठल्या सीझनमध्ये ते हार्वेस्ट केले, किती माल निघतो, ते कुठे विकणार, मार्केट कुठले जवळचे, ही सगळी माहिती असते. आणि त्या माहितीप्रमाणेच पुढे एक असेसमेंट कॉल होतो म्हणजे मुलाखत घेतली जाते ऑनलाईन कंपनीकडून की तुमचं बिझनेस मॉडेल काय आहे, तुम्ही कसं करणार, कोल्ड्रूमचा फायदा तुम्ही कसा करणार, माल तुमचा कुठून येणार, कसा ठेवणार, कुठे विकणार, हे एक चेक केलं जातं. 1 तासाचा कॉल होतो. त्याच्यानंतर ते स्थळ वगैरे जे काही लोकेशन आहे ते व्हेरीफाय करून सबसिडी वगैरे अप्रूव्ह केली जाते. 35% सबसिडी. सर याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल फार्मरला नाही मिळत काय, म्हणजे FPC किंवा FPOलाच करावं लागतं का? इंडिव्हिज्युअलला पण आहे पण त्याचं बिझनेस मॉडेल तसं वगैरे असेल तर इंडिव्हिज्युअलला पण आहे. नाही आपण याच्यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी, आता यांचं जनरल आहे, वैयक्तिक शेतकरी, छोटे व्यापारी यांची सुद्धा मंजुरात घेतली आहे. शेतकरी गट, बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, खासगी कंपनी हे काही पण चालू शकतं आपल्या प्रोजेक्टमध्ये. आणि फक्त त्याला ती क्लॅरिटी पाहिजे की काय माल त्याच्याकडे आहे, त्याच्या भागामध्ये काय पिकतं किंवा कशा पद्धतीने ते कोल्ड स्टोरेज वापरल्या जाणार आहे, ती क्लॅरिटी त्या समोरच्या व्यक्तीला पाहिजे. जेव्हा त्याचं असेसमेंट होईल तेव्हा ती व्यक्ती देऊ शकली पाहिजे. ठीक आहे. आणि सर गव्हर्नमेंट योजना सांगितली कन्वर्जन होऊ शकते काय? नाही, एकच सबसिडी तुम्ही घेऊ शकता, एकतर सी कायनेटिकची किंवा गव्हर्नमेंटची. सी कायनेटिकची सबसिडी आपल्या मार्फत प्रोसेस होणार आहे, लवकर होणार आहे जर क्लिअर झालं तर. त्याच्यामध्ये फार काही डॉक्युमेंट्स नाही आहे. बाकी गव्हर्नमेंटचं प्रत्येक स्थिती तुम्हाला माहितीच आहे, काय किती कुठे काय आहे. ठीक आहे. आणि कमीत कमी किती टनाचं घेऊ शकतो बायोमास? 20 टनाचा प्रोजेक्ट. कॉस्टिंग 5 टन नाही, 5 टन. 20 टनासाठी कॉस्टिंग किती आहे, खर्च किती? याची कॉस्टिंग जाते सर, एक सिंगल चेंबरचा प्रोजेक्ट घेतला 10.5 लाख रुपये. 2 चेंबर घेतले 11.5-12 पर्यंत जाते. त्यावरती सबसिडी लेस होणार 35%. सर जो डिहायड्रेशनचा विषय घेतलाय तो सोलर मध्ये होत आहे का? डिहायड्रेशनचा नाही, तो फक्त बायोमासमध्ये होतो. सोलर मध्ये होतो का? डिहायड्रेशन जे होते ते सोलर मध्ये केलं जातं का? नाही, हे बायोमासवरतीच केलं जातं. बायोमासवर साईज किती लागते? 20 टनाच्या साईज. ह्याला पूर्ण सेटअप 20 टनचा जो प्रोजेक्ट आहे, मशीन, कोल्ड रूम, कुलिंग टॉवर, पूर्ण इन्स्टॉलेशनला 650 स्क्वेअर फीट ते 700 स्क्वेअर फीट जागा पाहिजे. याच्यामध्ये काही स्लाइड राहिले का? नाही, लाले कव्हर झाले. लोकेशन्स वगैरे होते पण कुठे इन्स्टॉलेशन झालेले दाखवा नाही, एक लोकेशन दाखवा.
आणि साईज आणि प्राइस दोन्हीच्या वेगवेगळ्या आहे. जसं यांनी सांगितलं की 20 टन सिंगल चेंबर बायोमास त्याला 10.5 लाख, बरोबर. या 10.5 लाखामध्ये हा 10.5 लाख युनिटची कॉस्ट झाली. आपल्याला ओटा जो तयार करायचा दाखवलेला आहे किंवा प्लॅटफॉर्म तिथे जे व्यवस्था करायची आहे ती त्या शेतकऱ्याला करायची आहे, तो कॉस्ट त्याच्यामध्ये नाही आहे. आणि त्याच्या या सगळ्या 10.5 लाखामध्ये 35% सबसिडी येणार आहे. म्हणजे 3.5-4 लाख रुपये जी आहे ती सबसिडी येणार आहे. म्हणजे 7-7.5 लाख जे काही आहे ते बायोमाससाठी इन्वेस्ट होणार आहे. 20 टन का सोलर का कॉस्ट कितना है किसी? हाँ, 20 टन का सोलर का कॉस्ट 24-25 के आसपास वो कह रहे हैं. हमें एक्चुअली 28 बताया गया था उसने. तो जो भी आएगा उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी. ठीक है, तो वो 13-14 लाख के आसपास जाएगा सोलर वाला. और ये 7-7.5 लाख के आसपास सबसिडी काट के सबसिडी केल्यानंतर 6,82,000 समजा कॉन्ट्रीब्युशन आहे शेतकऱ्यांचं. 6,82,000 शेतकऱ्यांनी द्यायचे आणि बाकी सबसिडी येईल त्याच्यामध्ये. आणि शेतकऱ्याला तो खर्च करायचा असतो आणि त्याला शेड नाही करायची गरज ना. शेड करावं, शेडचा आणि कॉन्क्रीटचा खर्च करावा. शेड 600 स्क्वेअर फीट. हो, 600-700 स्क्वेअर फीटचं शेड त्याला करावं लागेल. ते वेगळा शेतकऱ्यांनी करायचं सर. हा, शेतकऱ्यांनी वेगळा खर्च, तो शेडचा वेगळा शेतकऱ्यांनी करायचा. बायोमाससाठी शेतकऱ्याला शेड करावं लागेल 600-700 स्क्वेअर फीटचं. आणि बायोमास 6,82,000 सबसिडी येईल. ठीक आहे, तर 6,82,000 प्लस तेवढ्या शेडचा खर्च हा शेतकऱ्याला करायचा आहे बायोमासमध्ये. सोलरमध्ये शेडची जरूरत नाही आहे. सोलरमध्ये सगळं रेडी येणार आहे. सोलरमध्ये त्यांची कॉस्ट 25-26 लाख रुपये ते जाईल म्हणताय. जे काही जाईल ते सिंगल चेंबर बोलतोय आपण. चेंबर वाढवले तरी कॉस्ट इकडेही वाढणार आहे तिकडेही वाढणार. ठीक आहे, तर ती क्लॅरिटी आता तुम्ही नंतरही यांच्याशी बोलून तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार घेऊ शकता. दोन्हीच्या प्रेझेंटेशन मध्ये आपण तीच क्लॅरिटी घ्यायचा प्रयत्न केला की चेंबर्स का गरजेचे आहे, कशामध्ये काय होऊ शकतं. हे आता काही ठिकाणी ते जागा सांगतायत कुठे सेटअप झालेले. हा, तर हे आपण महाराष्ट्रामध्ये आता कुठे कुठे आपण इन्स्टॉल केलेले आहेत. एक फुटप्रिंट आहे मॅपवर. तर जनरली आपण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जास्त इव्हेंट इन्स्टॉल केलेले आहेत. 70 पर्यंत आता टोटल इन्स्टॉल आहेत. आपल्या यापूर्वी इकडे 1-2 जिल्ह्यामध्ये बघितलं तर जळगावमध्ये पण आहे आपलं, भडगावला एक युनिट आहे, बुलढाण्यामध्ये पण एक आहे. त्याचा मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट वगैरे शेअर करेल. आता प्रश्न कोणाचे अजून असतील? प्रश्न हा, हे वेट करताय यांचं घेऊन घेऊ. ठीक ठीक. या धन्यवाद सर. मुझे आवाज आ रही है सर आपकी? देवप्रिय जी सी कायनेटिक की तरफ से देवप्रिय जी जुड़े हैं और सीकर फाइनेंस की तरफ से नंदिनी मैडम और सौरभ जी जुड़े हैं. अभी हम आपको थोड़ा अपडेट बताते हैं. हमने थोड़ा सा डिस्कनेक्ट किया था. यहाँ पे सभी फार्मर्स और कृषि विकास की टीम और सभी गेस्ट बैठे हैं. तो थोड़ा सा देवप्रिय जी आप बताइए कि सी कायनेटिक की तरफ से यहाँ पे बाकी तो सवाल हुए हैं, लेकिन सी कायनेटिक की तरफ से ये थोड़ा सी कायनेटिक की तरफ से क्या है सी कायनेटिक और ये फंड कैसे मिलेगा. जो रिमेनिंग फंड है 35% फंड जो सी कायनेटिक की तरफ से मिलने वाला है और 50% वो बायोमास स्टोरेज के लिए मिलेगा. ये इसका प्रोसेस क्या होगा, ये थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा. तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. उसके बाद फिर नंदिनी जी से बात करेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो सी काइनेटिक्स बेसिकली डेम बेस्ड कंपनी है जो प्रोग्राम रन कर रही है. इसमें हम माइक्रो कोल्ड स्टोरेज के लिए 2 टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, एक बायोमास और एक सोलर. बायोमास के लिए जो सब्सिडी रहता है वो
जो सब्सिडी है इसके लिए हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फंड दिया है। वो फंड डायरेक्टली सब्सिडी जो होता है वो बेनिफिशियरी, जो इस केस में एफपीओ या फार्मर या शेतकारीगढ़, वो बेनिफिशियरी के पास नहीं जाता है, वो सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास जाता है। जो कंपनी ये सिस्टम बनाती है वो डायरेक्टली उनको दिया जाता है। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट है, मान लीजिए कि 10.5 लाख का सिस्टम है, उसमें 35% सब्सिडी अगर हम देते हैं तो वो 35% सब्सिडी डायरेक्ट ओईएम के पास चला जाता है। ओईएम ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी सिस्टम बना रहा है। बचा हुआ किसानों को या एफपीओ को देना, वो भी ओईएम को पे करते हैं। तो प्रोसेस ये है कि उसमें से ओईएम का कुछ टर्म्स और कंडीशन होता है कि 10% आप एडवांस जमा कर दीजिए, जिससे कि आपका कंफर्मेशन हो जाए कि आप सिस्टम लगाएंगे। हमारे अप्रूवल के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है कॉल का, जिसमें हम ये असेसमेंट करते हैं कि भाई आप सिस्टम लगा रहे हैं, आपका प्लान क्या है, बिजनेस प्लान कैसे है, आप कैसे उसको चलाएंगे, साल भर में उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, उसमें क्या जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या रखेंगे, कितना पैसा आप बना पाएंगे, क्या आपका खर्चा आएगा। उसके बेस पे हम एक अपना खुद का एनालिसिस करते हैं कि भाई आपके लिए सिस्टम लगाना फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, उसके बेस पे हम अप्रूवल दे देते हैं। प्रोसेस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद हम कंफर्मेशन अपने आरआई पार्टनर्स, जो इस केस में कृषि विकास है, उनको बोल देते हैं कि भाई आप जो बेनिफिशियरी है उनको बोल दीजिए कि वो सिस्टम लगाए, हमारी तरफ से सब्सिडी रिलीज हो जाएगी। तो बायोमास और सोलर वाले का ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको एक कोटेशन इशू करेंगे, आपके यहाँ सर्वे वगैरह करेंगे। उसके बाद उनका कुछ कंडीशन होता है कि भाई 10% एडवांस देना है या 50% एडवांस देना है। वो जब आप जमा कर देते हैं, आपका सिस्टम आ जाता है, आपका सिस्टम लग जाता है, उसके बाद हम अपना जो अमाउंट होता है, जब आपकी तरफ से पेमेंट पूरा हो जाता है, उसके बाद हम अपना पेमेंट डायरेक्टली जो सब्सिडी वाला अमाउंट है वो ओईएम को भेज देते हैं। तो मोटा मोटा प्रोसीजर यही है। ये पैसा फंडर्स का है जो कि हम सब्सिडी के लिए यूज करते हैं। उनको देखना है कि क्या किसान इस सिस्टम को लगा के जो उनको लॉस होता है, जो बचाया जा सकता है, क्या वो लॉस बचाया जा सकता है, क्या उससे कुछ इनकम में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए ही सिस्टम लगाना है और इसी के लिए हम सब्सिडी देते हैं। अगर कोई एफपीओ या फार्मर या शेतकारीगढ़ इसमें काम नहीं कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक भी हैं और उनके क्लस्टर में या उनके जो मेंबर्स हैं, सभासद हैं, वो अगर अभी ये सब उगा रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या कहीं से ट्रेड कर रहे हैं या ला सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं मंडी में चाहे रिटेल में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सिडी से रिलेटेड मोटा मोटा सब यही है। इस पे किसी को कुछ और क्वेरी हो, कुछ और क्वेश्चन सवाल हो तो मैं किसी का हम भी बात कर सवाल सकते हो हैं। तो पूछ सकते हैं सब्सिडी के रिगार्डिंग। उसके बाद हम फाइनेंस को लेकर, यदि हम आपको यहाँ पे ये अवेलेबल है, फाइनेंस बैंक दे रही है, आपको फाइनेंस दे रही है तो ठीक है। अदरवाइज आपको फाइनेंस में दिक्कत है, यदि यहाँ से आपको लोन की जरूरत है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे फाइनेंस के लिए सीकर फाइनेंस से जुड़े हैं। तो इसके बाद हम उनकी भी साथ बात करेंगे। लेकिन अभी सी कार्यालय की तरफ से जो आपको सब्सिडी मिलने वाला है 35% और 50%, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ सवाल होगा, आप पूछ सकते हैं। फाइनेंस के लिए भी हमारा जो सिस्टम हमने बनाया है वो भी, आप आगे किसी का सवाल हो तो पहले उसका जवाब दे सकते हैं। सब्सिडी के लिए नहीं है, कितना टाइम फ्रेम लगता है? जो फिर जी पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको पूरा प्रोसेस को। तो देखिए जब आपके यहाँ से जब कृषि विकास हम उस असेसमेंट का आवाज आ रही है, ब्रेक हो गया, फिर से दोहराएंगे ये प्रोसेस के लिए कितना समय लगेगा? हाँ मैं फिर से, तो जैसे ही आपका नामांकन हमारे पास भेज दिया जाता है, उसके बाद आपके साथ एक कॉल करके, मीटिंग करके, ऑनलाइन कॉल या फिर या तो हम आपके पास आ भी सकते हैं, अगर आ नहीं पाए तो हम एक ऑनलाइन कॉल रखते हैं। वो होने के 3 दिन के अंदर हम कृषि विकास को ये बता देंगे कि हम आपके साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, आपको सब्सिडी दे
फिर वो आपके ऊपर होता है कि अगर आप खुद फाइनेंस डाल रहे हैं, पैसा खुद डाल रहे हैं, तो आप कितने दिनों में पैसा डाल पाएंगे, कितने दिन में सिस्टम लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, आपके लिए कोटेशन वगैरह जो निकलवाना है वो कृषि विकास सी एनालिटिक्स मिलकर निकलवा देगा, आपको 1-2 दिन के अंदर उसका इंतजाम कर देगा। उसके हिसाब से आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। फिर आप जब बता देंगे कि भाई हम एडवांस मनी आपको आपने दे दिया कोई को, उसके बाद वो अपना सिस्टम बनाना तैयार कर देंगे और वो फिर आपको डिस्पैच का टाइम बता देंगे कि इतने दिन में हम डिस्पैच कर देंगे, जिसका टाइम मेरे ख्याल में 1 हफ्ता से 2 हफ्ते के बीच में होता है। अगर आप उसको लोन लेके कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसा है जिससे आप लोन लेने वाले हैं, वो कितने दिन में आपका लोन अप्रूव कर देते हैं। हमारा जो प्रोसेस होगा वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाएगा हमारे यहाँ से। फिर वो आप फाइनेंस कितने दिन में कर सकते हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो तो 2 हफ्ते के अंदर आप अप्रूवल के बाद 2 हफ्ते के अंदर एडवांस मनी दे दीजिए और उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप पॉसिबल हो, चाहे वो बैंक लोन से हो चाहे खुद से फाइनेंस कर रहे हो, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप पेमेंट कर लीजिए। क्योंकि इसका भी टाइम लाइन है कि हम ज्यादा टाइम उसको खींच नहीं सकते कि मान लीजिए आपने बोला कि हमें 4 महीना लगेगा या हो सकता है 3 महीना लग जाए। 1 से 1.5 महीना आप अगर बैंक से फाइनेंस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उतना लग जाता है। आपका पहला जो है लोन अकाउंट बनते बनते बैंक से अप्रूवल आते आते सैंक्शन होते थे। तो हमारे यहाँ से प्रोसेस जो है 6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे जल्दी हो जाता है। फिर ये आपके ऊपर है, आप कितने दिन में उसको फाइनेंस कर सकते हैं। सिस्टम बनाने वाली कंपनी आपको 1 से 2 हफ्ते के बीच में सिस्टम पैच कर सकती है। मतलब OEM आपका अगर कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। बायोमास और सोलर आपका पैसे आने के बाद कितने दिन में आएगा पांडुरंग जी? आपको एडवांस आने के बाद 2 से 4 दिन, और सोलर में तो आपको एडवांस आने के बाद 1 महीने के अंदर इंस्टॉलेशन हो सकता है। 1 महीने के अंदर आपको भेज देंगे सिस्टम और 1 हफ्ता चल जाएगा। हाँ, तो 5-6 हफ्ते में आपका इंस्टॉलेशन होके वो रेडी हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एडवांस देने के लिए। ठीक है, फाइनेंस की तरफ चलते हैं। एक तो एक था कि यदि आपको बैंक से फाइनेंस लेना हो तो बैंक से ले सकते हैं। दूसरा, आपको यदि बैंक से नहीं मिल रहा है या तो आपको बैंक से नहीं लेना है तो आप खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको बैंक से भी नहीं मिल रहा है ना सब्सिडी, तो आपको क्लियर हो गया कि सब्सिडी यहाँ से कितना % मिलेगा। लेकिन रिमेनिंग यदि अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है कहाँ से, तो ये सीकर फाइनेंस की तरफ से अभी यहाँ पे सौरभ जी और नंदिनी मैडम यहाँ पे जुड़ी हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी तरफ से फाइनेंस की ये अवेलेबिलिटी कैसी होगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट हैं। नंदिनी मैडम, आप सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी। तो जैसे कि देवप्रिया ने बोला तो मैं इसकी आगे कंटिन्यू करूंगी। पहले तो सीकर्स फाइनेंस एक NBFC है जो आपके क्लाइमेट फ्रेंडली और सस्टेनेबल कंपनीज को फंडिंग देने में हेल्प करती है। तो इस प्रोग्राम में जैसे देवप्रिया ने बोला कि अराउंड 35 से 50% तक का सब्सिडी रहता है बायोमास या सोलर का बेस्ड कोल्ड स्टोरेज है उसके बेसिस पे। तो उसी बेसिस पे हम भी अराउंड अप टू 50% तक की फाइनेंसिंग देते हैं। तो इसके मैं आपको थोड़े से टर्म्स बता देती हूँ क्या रहते हैं यूजुअली। इसमें हम जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अराउंड 15% तक का रहता है जो रिड्यूसिंग रहता है, और इसके ऊपर हम एक प्रोसेसिंग फीस भी लगाते हैं 1 से 1.5% की। एंड इसका टेन्योर आपका 3 साल का रहता है जो 36 महीने बैठता है। उसमें अगर जैसे FPO ने या फार्मर ने टाइम पे कर दिया है तो हम थोड़ा सा अमाउंट रीबेट में मतलब वापस करते हैं जो अराउंड 6% का होता है, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट अराउंड 9% ही रह जाता है सिर्फ। और उसके अलावा हम किसी भी तरीके का कोलैटरल नहीं देते हैं, मतलब कोई लैंड या कुछ नहीं देंगे। हम सिर्फ इस बेसिस पे देखते हैं कि FPO के या फार्मर के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका क्रेडिट चेक करते हैं और उसके बेसिस पे ही फिर हमारी टीम डिसीजन लेती है। आप FPO को ही देंगे या फार्मर्स को भी देंगे? हम फार्मर्स भी कंसिडर करते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन
लेकिन इंडिविजुअल फार्मर के केस में आपको क्या लेना होगा? इंडिविजुअल फार्मर्स के केस में फिर हम आईटीआर या फिर हम आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट्स ये सब चीजें मांगते हैं। और उसको अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्रोच कैसे करना है? वो तो सीकाइनेटिक्स के थ्रू ही जब आपकी असेसमेंट कॉल होती है तो उसी में ही डिसाइड होता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप बैंक के थ्रू जा रहे हैं या सीकर्स फाइनेंस के थ्रू आएंगे। इसका रीपेमेंट पीरियड क्या होगा? इसका रीपेमेंट पीरियड है अराउंड 3 इयर्स, जो 36 मंथ्स रहता है। तो ईएमआई आएगा इसमें? जी। और ये 6% इंटरेस्ट सब्वेंशन की जो आप बात कर रहे थे, ये पूरा लोन सेटल होने के बाद उसको मिलेगा या आखिर कुछ इंस्टॉलमेंट में ये सेटल होगा? ये आपको पूरा लोन रिपे होने के बाद हम वापस रीपेड देते हैं। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ रवि जी। तो ये जो प्रोसेस है एप्लीकेशन के लिए कि सीकर फाइनेंस से कैसे करना है, अगर कोई आपसे बोलते हैं फार्मर एफपीओ कोई भी कि आपका बैंक लोन में लेट हो रहा है, आप दूसरे आप सीकर से इसको फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो एक हम मेल भेज देते हैं सीकर फाइनेंस को इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो प्रपोज हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स होता है केवाईसी डिटेल, एफपीओ के 2 से 6 महीने के बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और अगर आपके साथ आपके किसी के साथ एग्रीमेंट्स हैं माल उठाने के लिए या खरीदने के लिए, तो वो सब देख लिया जाता है। और जो 3 साल में अगर आपका लोन हो जाता है, 3 साल में बिना किसी डिफॉल्ट के आपने हर महीने अपनी किस्त पे करी है, तो लास्ट में आपके अकाउंट में 3 महीने की ईएमआई आपको वापस कर दी जाती है। तो जो इफेक्टिव रेट वो बैठता है 9%, वो ऐसे बैठेगा। इनिशियल में आपको जो ईएमआई बनेगी वो 15% के हिसाब से बनेगी। आप बिना किसी डिफॉल्ट के आप किस्त भरते हैं तो बाद में आपको 3 महीने की ईएमआई जो है वापस कर दी जाएगी, तो आपका इफेक्टिव रेट 9% बैठेगा जाके। इसमें बस बेनिफिट ये है कि हम किसी से कोई कोलेटरल नहीं मांग रहे, इसमें थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका सिविल सही है, आपका एफपीओ का सिविल, आपके डायरेक्टर्स का सिविल, ये सब ठीक है, तो इतना इशू नहीं आता है। बस इसमें प्रोसेस जल्दी हो जाता है और इसमें हम कोलेटरल कुछ नहीं लेते हैं। अगर किसी को ये है कि बैंक से वो लोन करना चाहते हैं, उनको और कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और बट उसमें टाइम लगेगा, आपको सिस्टम जल्दी लगाना है, तो आप सीकर से लोन ले लीजिए। जब आपका बैंक का लोन आ जाए तो उस लोन से आप सीकर फाइनेंस का लोन पटा दीजिए, पूरा कर दीजिए और फिर आप अपने बैंक का लोन चलने दीजिए। उस केस में आपका फाइल चार्ज जो बनेगा 1 से 1.5% जो नंदिनी ने बताया वो लगेगा, और जो आपने 15% के हिसाब से ईएमआई भरा होगा उसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे 9% की ईएमआई के बेस पे, जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपके अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा। तो इफेक्टिव आपको उस केस में भी 9% ही लगेगा। तो ये प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कराने के लिए। राइट, धन्यवाद देवपाल। और सॉरी बोलिए। हाँ सॉरी, एक पॉइंट बस और ऐड कर रही थी। हम कोलैटरल नहीं लेते हैं, पर जो भी आपका एसेट होगा उस पर एक चार्ज क्रिएट होता है, तो वो एसेट अगर इन केस ऑफ कोई रीपेमेंट में प्रॉब्लम है तो वो एसेट सीकर्स का हो जाएगा, सीकर्स फाइनेंस का। राइट, याच्याबद्दल कोणाला काही प्रश्न आहे? बद्दल एक होतं, म्हणजे जसं आता फार्मरसाठी इंडिव्हिज्युअल आपण बोलतो आहोत, परंतु जसं सपोज एक्झाम्पल मी आहे, मी बिझनेस करायचं म्हणतोय, परंतु म्हणजे शेतकरी म्हणून सपोज, तर शेती तर माझ्या नावाने नाही, ती फॅमिलीच्या नावाने आहे, आईच्या किंवा वडिलांच्या नावाने, तर त्यावेळेस कसं देवप्रिय जी, 2 सवाल कनेक्टेड हैं सब्सिडी के बारे में। एक तो सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे वो, और दूसरा ये है कि एक किसान परिवार का सदस्य है, खेती उसके माता या पिता के नाम पे है, लेकिन वो जो लड़का है, युवा, वो इस एक्टिविटी को आगे ले जाना चाहता है, तो उस केस में क्या कुछ दिक्कतें आएगी या कैसे उसे हम सॉल्व कर पाएंगे? सर, इसमें सब्सिडी के लिए आपके पास जमीन ना भी हो, इसमें सब्सिडी के लिए आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। बस हमें संतुष्टि ये होनी चाहिए, आपने अप्लाई किया,
हमें ये देखना चाहिए कि जो सिस्टम आप लगा रहे हैं, पहला वो फाइनेंस करने के लिए आप सक्षम हो, या तो आप खुद का पैसा लगा रहे हो बैंक लोन, आप सक्षम हो वो फाइनेंस करने के लिए, पहली चीज। दूसरा चीज, आप सक्षम हो वो सिस्टम चलाने के लिए आसपास के जो भी लोग हैं वो लोग भी उसका इस्तेमाल कर सके, आप उसका सही से इस्तेमाल कर सको, आप उससे पैसा बना सको। हमें बस वो देखना है, जानना है, ठीक है। उसी के लिए हमने जो फॉर्म देते हैं उसमें डेटा पूछते हैं, वो थोड़ा फॉर्म डिटेल में होता है। बहुत सारे लोग उसी को ठीक से जो है नहीं पढ़ पाते, वो बहुत केसेस में होता है कि वो समझ में नहीं आता है, उस केस में हम हेल्प कर देते हैं, उसी विकास आपकी हेल्प करेगा। आपका उसमें जो बिजनेस प्लान होगा, आप कोई सिस्टम लगा रहे हैं, आपका प्लानिंग कैसा है, उसमें कब क्या आइटम रखेंगे, आपकी मार्केट में पकड़ कैसी है, कब प्राइस घटता बढ़ता है, इसका जानकारी किसी को होता है। दो कि वो मार्केट बहुत ऐसा होता है कि दाम कभी भी बढ़ता है कभी भी घटता है, एक ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही बढ़ेगा या कल ही बढ़ेगा। पर धंधे की समझ हमको थोड़ी देखनी है कि लोग जो उसमें करना चाह रहे हैं इसको इस्तेमाल, उनको धंधे की समझ कैसी है इसकी, खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मार्केट में। तो बस यही जो चीज़ है, इस पे हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमको दिख जाता है कि भाई आप सिस्टम चला सकते हैं, आपको समझ आता है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसको भी इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको सब्सिडी देने के लिए। जो डॉक्यूमेंट लगना है, जो भी आप जाएंगे, वो सिर्फ अगर आप सीकर फाइनेंस से मिलना चाहते हैं, वो बस उनके आपके वेरिफिकेशन के लिए होंगे कि भाई आपका सिविल ठीक है, आपके डायरेक्टर्स का सिविल ठीक है। बाकी हमें सब्सिडी रिलीज करने के लिए, देने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपका। अच्छा, बस हम आपसे आपका एफपीओ का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेते हैं कि भाई आपका कब जो एफपीओ है तो वो कब बना था, ठीक है। आपके डायरेक्टर्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिस्ट लेते हैं, आपका पैन कार्ड ज्यादा से ज्यादा एफपीओ का, ठीक है, हो सकता है आपका आधार कार्ड, और आपका एफपीओ कहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है, ये सब डिटेल लेते हैं। उसके अलावा और कोई हम डॉक्यूमेंट नहीं लेते सब्सिडी के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है हर जगह पे महाराष्ट्र में, तो एपीएमसी से भी हमें सवाल आया था कि क्या एपीएमसी को ये सब्सिडी मिल सकता है और एपीएमसी ये यूनिट कर सकती है? सर, अभी प्रोग्राम में हमने ऐसा किसी इंस्टीट्यूशन को सिस्टम लगाने के लिए इन्वॉल्व नहीं किया। इसमें जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो एफपीओ, एसएचजी, शेतकरी गट, इंडिविजुअल फार्मर, ट्रेडर भी है, तो वो भी लगा सकते हैं। उसमें फायदा सिर्फ ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर है, उनका खुद का जो है माल है तो वो सारा अपना ही रख के उनका ही प्रॉफिट हो रहा है। प्रोग्राम है जो फार्मर है, पूरा क्लस्टर है, उन सबको बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर कोई एफपीओ है, उसके जो मेंबर्स हैं, एफपीओ उन सबसे माल उठाता है, या जो मेंबर नहीं भी है उनके साथ उसे माल उठाता है, उसको स्टॉक करता है और फिर आगे बेचता है। तो प्रोसेस वो होना चाहिए जिसमें बेनिफिट सारे के साथ होगा, सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल आदमी के ना। अगर कोई ट्रेडर भी है, अगर वो कहीं से माल उठाते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो किन लोगों से उठाते हैं, वो बड़े फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, या लैंडलेस फार्मर्स हैं, कैसे हैं, वो सब चीजें मायने रखती है। और तो एज एन इंस्टीट्यूशन एपीएमसी को लगाने के लिए अभी तक हमने इस प्रोग्राम में नहीं देखा है, क्योंकि फिर वो पर्पस फेल हो जाएगा कि हम जो बेनिफिट फार्मर्स को देना चाहते हैं, या फार्मर्स जो बेनिफिट हो सकता है, जो उनका लॉस है वो कम करने के लिए जो टारगेट है प्रोग्राम का, वो फुलफिल नहीं। महाराष्ट्र में एपीएमसी में कुछ जगह पे ऐसी फैसिलिटी है कि फार्मर्स अपने ग्रेन्स रख सकते हैं और वहाँ पे लो इंटरेस्ट में उनको लोन मिलता है, प्लीज लोन मिलता है। तो ये महाराष्ट्र में काफी जगह पे प्रैक्टिस है एपीएमसी में। तो उसी आधार पर वो एपीएमसी अगर किसानों के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करे जहाँ किसान अपना माल जो है वो उस स्टोरेज पे रख सकता है और रेट पे करेगा एपीएमसी को, और जिस दिन उसको बेचना है उस दिन बेच देगा। तो ऐसा उनका बेसिकली सवाल था। वो मैं आई अंडरस्टैंड दैट सर, बट अभी एपीएमसी लेवल पे ये चीज लगा था क्योंकि उनके पास पहले से बड़े वेयर हाउसेज हैं जिसमें वो काफी तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी स्टोर कर ही लेते हैं, और जिनका कॉस्ट उनको बहुत ही कम आएगा सर्विस देने के लिए। आप सही कह रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, बट प्रोग्राम के लेवल पे अभी ये चीज हम सिर्फ फार्मर्स के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। टारगेट हमारा जो है वो
फार्मर खुद इसको लगाए, अपने यहाँ पे लगाए, उसको चला के देखे, इसकी टेक्नोलॉजी से भी अवेयर हो, कैसे ऑपरेट करना है, सारे प्रोसेस से अवेयर हो। और फर्स्ट माइल, क्योंकि प्रोग्राम टारगेट करता है फर्स्ट माइल जहाँ से हार्वेस्ट होता है, वहाँ पे जो लॉस होता है, हार्वेस्ट करने के बाद, स्टोर करने के बाद, दौरान ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो लॉस हो जाता है, इन सब चैलेंजेस को, इन सब समस्याओं को एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम है। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल? वो आपका थर्ड जो इंस्टॉलेशन एपीएमसी पे है, वो थर्ड माइल पे आता है, वो तीसरे पड़ाव पे। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के वैल्यू चेन में पहले पड़ाव पे ही ये प्रोग्राम में चैलेंज को एड्रेस करता है। ठीक है, आगे क्या है? मैडम से और देवप्रिया जी का ये फाइनेंस में इसमें एआईएफ का लिंक हो सकता है क्या? ये गवर्नमेंट का जो स्कीम इंटरेस्ट सब्वेशन 3% वाला, वो यहाँ पे लिंक हो सकता है क्या? जी सर, हो सकता है। अगर आप अपना लोन एआईएफ स्कीम के अंदर कराना चाहते हैं, आप वो करा सकते हैं। बट कोई भी ऐसी स्कीम जिसमें आपको सब्सिडी और मिल रहा है, उसमें बस वो एक रिस्ट्रिक्शन है इस प्रोग्राम में, क्योंकि सब्सिडी एक हम पहले ही दे रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं कि जो भी किसान या फिर जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो अपना भी मार्जिन डालें, जिससे कि ऐसा ना हो कि सारा पैसा सब्सिडी से आ गया, सिस्टम आ गया है, आपका सिर्फ 10% पैसा गया, वो सिस्टम चलाए ना चलाए, वो ऐसे ही बढ़ाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें इस प्रोग्राम में ये चीज, इस चीज का रिस्ट्रिक्शन है। एआईएफ में आप कर लीजिए, आपका लोन सबवेंशन हो जाता है, इंटरेस्ट रेट सबवेंशन हो जाता है, वो कर सकते हैं। पर कोई भी और ऐसी स्कीम जिसमें आपको सब्सिडी और मिल रही है, तो वो इस प्रोग्राम में अलाउड नहीं है। या तो अगर आपको करना है, आपको लग रहा है किसी स्कीम के अंदर आपको सब्सिडी ज्यादा मिल रहा है हमसे, आप वहां से लगाना चाहते हैं, वहां से लगा लीजिए। उस केस में फिर हम सब्सिडी दे देंगे। अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी ऐसी स्कीम के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे जिसमें आपको कहीं और से भी और सब्सिडी आना। और किसी के सवाल पूछ सकते हैं? दूसरा सोलर के बारे में, बायोमास के बारे में और किसी को कुछ सवाल है तो 2 मिनट पूछते हैं, क्योंकि पांडु जी के सेशन के बाद किसी के सवाल होंगे। सर देवप्रिया जी, आपको और नंदिनी मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और जुड़े। अभी हमारे पार्टिसिपेंट के कुछ सवाल होंगे तो हम वो सवाल फिजिकली यहाँ पे जो प्रेजेंट है अंकित जी और पांडु जी, उनसे ले लेते हैं वो टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर, बिल्कुल सर। अगर कोई और सवाल होते हैं तो आप प्लीज सवाल इन सबसे ले लीजिए और ये हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में, और फिर आप सभी जो भी आप जुड़े हुए हमारे साथ उन सबको आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं वो सारे सवाल एड्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। इथे काही अजून प्रश्न असतील तर राहिलेले प्रश्न विचारू शकता। हे जी युनिट असेल ना, हे बघायला मिळेल का? बघायला मिळेल बुलढाण्यात इथे बुलढाण्यामध्ये पण एक युनिट आहे आणि जळगावमध्ये पण आहे, भडगाव। हॅलो, भडगावमध्ये जळगावमध्ये एक युनिट आहे, तर आम्ही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट शेअर करू। आणि बुलढाण्यामध्ये पण एक आहे जे तुम्हाला नियरेस्ट होईल, ते तुम्ही पाहू शकता। तर याच्यामध्ये तुम्ही बायोमासमध्ये म्हटले की शेड आम्हाला बनवावं लागेल, तर शेड कशा स्वरूपाचं तुम्हाला अपेक्षित असेल? जसं की आता सोलरचं तर दिसतंय की ते डायरेक्ट रेडीमेड आहे, म्हणजे फॅब्रिकेटेड, तसं हे कुठल्या स्वरूपाचं शेड असेल? ते आपल्याला पत्र्याचं शेड पाहिजे फक्त। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं त्यांनी शेड बनवलेलं होतं, त्या टाईपचं शेड पाहिजे। साधं पत्र्याचं शेड जरी असेल तर पाऊस लागू नये म्हणून उतरत्या छपरा स्टाईलमध्ये, तर ते आपल्याला चालेल। आणि आजूबाजूला ओपन असलं तर चालेल का? बाजूच्या भिंतीचं जे म्हणतो आपण, नाही, बाजूला भिंती आवश्यकता नाही, फक्त वर। हो, मशीन पण ते पाणी आपलं गेलं नाही पाहिजे। हाईट किती आहे? किती पाहिजे? शेडची का? शेडची हाईट 15 फुटापर्यंत पाहिजे। आणि आपली कंट्रोल रूमची जी आपली हाईट आहे 9 फुटच येते। मशीनची जी चिमणीची हाईट आहे ती
12 फुटापर्यंत चिमणीची हाईट झाली आणि कोल्ड रूमची साईज 22 बाय 12 बाय 9 फीट कोल्ड रूमची साईज. मयूर पाटील म्हणून आहेत हो ते बनवण्यासाठीच तो क्रेडिट होण्यासाठी जॉब मी ॲड्रेस तुम्हाला डिटेल्स देतो. नंबर देतील ते आपल्याला. कोलते साहेबांकडे नंबर असेल, कोलते साहेबांकडे नंबर असेल, उद्या तुम्हाला नंबर मिळेल. आणखी काही प्रश्न कोणाला दुसरा काही? सोलर विषयी हो हो जर म्हणजे आपण साईट सर्व्हिससाठी आपला सर्व्हिस इंजिनियर वगैरे येऊन व्हिजिट करतो आपण प्रॉपर इन्स्टॉलेशनच्या अगोदर. हो करू शकतो आपण. त्या शेडमध्ये आपल्याला फक्त फ्लोरिंग करावं लागेल. 600 स्क्वेअर फीट असेल त्यामध्ये कोल्ड रूम मशीन सगळा सेटअप येऊन जाईल. हो अंकित जी से सोलर के किसी के सवाल है तो अंकित जी से पूछे. कम से कम टाइटन का आएगा, पर टाइटन का क्या महंगा पड़ता है. टाइटन का 7 लाख के आसपास का पड़ता है और 5 लाख का 11 के आसपास. टाइटन का क्या थोड़ा महंगा हो जाता है. जैसे जैसे आप साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका पर मेट्रिक टन कॉस्ट कम होता है. तो 5 टन का आपका 11-12 के आसपास का है, 10 टन का आपका 16 के आसपास का है. तो दुगना प्राइस नहीं होता. वैसे ही जब हम 20 की बात करते हैं तो 24-25 के आसपास. तो ऐसा नहीं कि 16 से 25 होगा और 12 से 24 होगा. तो जैसे आप साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्राइस थोड़ा कम होता रहेगा पर मेट्रिक टन. 30 मेट्रिक टन की बात करें तो और भी सस्ता पड़ जाता है 1 मेट्रिक टन के प्राइस में. और कोई सवाल? सोलर का नियर बाय कहाँ है पूछ रहे हैं. सोलर का सर हमारा वैसे तो नासिक में भी है, नागपुर में भी है, सतारा में है. पर जो नागपुर और नासिक वाले हैं वो काफ़ी पुराने कोल्ड रूम्स हैं, कुछ 3 साल पुराने कोल्ड रूम्स हैं और उसमें हमने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं अभी. तो आपको अगर लेटेस्ट वाला देखना है तो सतारा में होगा. तो अभी हमने मैग्नेट में एक 10 मेट्रिक टन का लगाया था तो वो सतारा में है. तो उसमें हमारा पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं. तो पहले हम क्या करते थे कि बैटरी अलग सोलर से चार्ज करते थे, कंप्रेसर को अलग सोलर चलाते थे. अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसमें पूरा का पूरा सोलर ही सब कंप्रेसर पे रहता है और पूरा सोलर बैटरी पे रहता है. तो जब आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा होता तब बैटरी चार्ज हो जाती है और जब आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया और कंप्रेसर चल रहा है तो बैटरी को कम पावर जाती है, कंप्रेसर को फुल पावर जाती है. और काफ़ी डिज़ाइन चेंज किए हैं, क्वालिटी चेंज की है. पुराना वाला सिस्टम आपको देखना है तो नासिक में है और एक गुड़गांव है नागपुर में शायद, वो पंचायत में लगा है. वो काफ़ी अच्छा यूज़ केस है. बाकी आपको नया सिस्टम देखना है तो सतारा में आपको मिलता है. त्याचा काही प्रश्न असतील तर आपण नंतर जेवणाच्या दरम्यान लंच दरम्यान करू किंवा लंच नंतर किसान